नमस्कार दोस्तों आज के इस एजुकेशनल सीरीज एबीसीडी ऑफ शेयर मार्केट, एबीसीडी ऑफ स्टॉक मार्केट के इस नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों आइए हम शॉर्ट में जान लेते हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। दोस्तों हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है वो जानने के पहले फंडामेंटल एनालिसिस कौन करता है, फंडामेंटल एनालिसिस कौन करता है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस जो करता है उसे कहा जाता है फंडामेंटल एनालिस्ट। फंडामेंटल एनालिस्ट जो पर्सन जो एनालिस्ट फंडामेंटल एनालिसिस करता है उसे फंडामेंटल एनालिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों ये फंडामेंटल एनालिस्ट कौन है, राइट। तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ शॉर्ट में जान लेते हैं। किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में जो प्रोफेशनल्स सर्विस देते हैं उसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। मेडिकल में जो अपनी सर्विसेज देता है, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल सेक्टर में, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर और फार्मासिस्ट। परफेक्ट, राइट। लॉ के सेक्टर में जो सर्विस देता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लॉयर और एडवोकेट। फिनेंशियल फील्ड में जो अपने सर्विसेज देता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट। परफेक्ट। फिनेंशियल सेक्टर में जो देता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फिनेंशियल कंसल्टेंट। वैसे ही दोस्तों जो प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज फंडामेंटल एनालिसिस के फील्ड में दे रहा है उसे फंडामेंटल एनालिस्ट कहा जाता है। सिंपल, सोबर, एकदम लेमन लैंग्वेज, समझ गया? परफेक्ट। अब दोस्तों आइए देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करता है, राइट दोस्तों। तो फंडामेंटल एनालिसिस में एनालिस्ट कोई भी स्टॉक को एनालाइज करने को लेता है, राइट। वो स्टॉक का एनालिसिस करने के टाइम पे वो क्या देखता है? वो देखता है ओवरऑल माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एंड ग्लोबल कंडीशंस। इकोनॉमिक एंड ग्लोबल कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस क्या चल रही है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट कौन है और उनका रेपुटेशन, गुडविल क्या है, राइट दोस्तों। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद, ये सब एनालाइज करने के बाद कंपनी की फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन और ग्लोबल कंडीशन, ये सब एनालिसिस करने के बाद एनालिस्ट वो स्टॉक के एक फेयर प्राइस पे पहुंचता है, उसे फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक कहा जाता है दोस्तों। तो उसे एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। समझो किसी फंडामेंटल एनालिस्ट ने पूरा ये एनालिसिस करके किसी स्टॉक का फेयर वैल्यू निकाला 500 रुपीज, राइट। और वो प्राइस को आज स्टॉक मार्केट में वो कंपनी का प्राइस क्या लेवल पे चल रहा है उसके साथ कंपेयर करेंगे, राइट। समझो कंपनी का भाव चल रहा है बाजार पे 700 रुपीज और एनालिस्ट के हिसाब से उसका फेयर वैल्यू आना चाहिए 500 रुपीज, राइट। तो ये स्टॉक को क्या कहा जाएगा? ओवर वैल्यूड। क्या कहा जाएगा? ओवर वैल्यूड। परफेक्ट। और समझो वाइस वर्सा, वो स्टॉक का प्राइस आज की तारीख में मार्केट में 300 रुपीज चल रहा है, तो वो स्टॉक का प्राइस क्या कहा जाएगा? अंडर वैल्यूड। एग्जैक्टली दोस्तों, परफेक्ट, समझ गए, राइट। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस उसमें क्या क्या चेक करता है, राइट।
अभी दोस्तों हम लोग जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस इन ट्रेडिशनल वे, जो पहले हुआ करता था, और वो एनालिसिस को एक पर्टिकुलर नाम था, उसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं दोस्तों। उसे कहा जाता था EIC एनालिसिस, EIC एनालिसिस, राइट। E फॉर इकोनॉमी, I फॉर इंडस्ट्री और सेक्टर जो हम लोग आजकल बोलते हैं, और C फॉर कंपनी, इकोनॉमी, इंडस्ट्री और सेक्टर एंड कंपनी। तो दोस्तों सबसे पहले इसे हम लोग टॉप बॉटम अप्रोच भी कह सकते हैं, राइट। तो एनालिस्ट सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन का एनालिसिस करेगा। वो उसमें क्या देखेगा, इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या देखेगा? इकोनॉमिक एनालिसिस में बहुत वास्ट एनालिसिस होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं, उसमें गवर्नमेंट के डिसीजंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, नेचुरल क्या बोलते हैं, नेचुरल कंडीशन ऑफ द कंट्री, फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट क्या है, वो सबका एनालिसिस होता है दोस्तों, राइट। वो एनालिसिस में बेसिकली फिनेंशियल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लाती है, मॉनेटरी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लाती है, लाइक GDP रेट, इन्फ्लेशन रेट, फिजिकल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, बराबर है, गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज के बारे में जानते हैं। देन दूसरा आता है दोस्तों, RBI का इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में डिक्लेयर होता है। देन ग्लोबल और डेमोग्राफिक कंडीशंस को जो भी कुछ रहेंगे उसके बारे में जाना जाता है। और अगर इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, राइट। तो इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा चीज क्या जरूरत पड़ेगी, मानसून। तो मानसून कब आएगा, तो वो डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट जो प्रेडिक्शंस देगा, जो पॉसिबिलिटीज देगा, तो वो उसको भी स्टडी करता है, और वो इसका हिसाब से उसका पूरा इकोनॉमी का एनालिसिस करता है कि इस टाइम वो सब होने के लिए, एग्रीकल्चर कंट्री है, मानसून प्रॉपर नहीं आया तो प्रोड्यूस कम ये होंगे, तो मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो GDP रेट कम होगा। ये सब चीजों को कनेक्ट करके वो एक अपना इकोनॉमी के लिए व्यू तैयार करता है। वो होने के बाद, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंट्री, राइट। अगर किसी भी, कौन सी भी इकोनॉमी रहो, इंडिया की नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड कौन सी भी इकोनॉमी रहो, तो मैक्सिमम कंपनीज में सबसे मेजर इनकम रेवेन्यू क्या होता है किसी भी गवर्नमेंट का, टैक्सेशन। टैक्सेशन से पैसा गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा आता है, रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है दोस्तों। तो वो टाइम पे गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, कितने कंपनीज प्रॉफिट पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेशन कितना आएगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा, ये सब चीजों को देख के फाइनेंस अपना फंडामेंटल कंस्ट्रक्टर एनालिस्ट उस पे अपना व्यू कायम करता है, राइट दोस्तों, समझ गए, परफेक्ट। अब आते हैं इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री को दूसरा वर्ड क्या है, सेक्टर। तो सेक्टोरियल एनालिसिस करेगा कि अभी ये इकोनॉमिक कंडीशन जो है, बराबर है, ये इकोनॉमिक कंडीशन है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक इकोनॉमी, वो दोनों को कंबाइन करके कौन से इंडस्ट्री को, कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, उसके बारे में वो एनालिसिस करेगा। उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के लिए मैं दूसरा एक वीडियो ला रहा हूं, उसमें हम लोग समझ लेंगे, राइट। स्वॉट का मतलब समझाता हूं। स्वॉट मतलब SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। वैसा एनालिसिस करके वो इंडस्ट्री पहले सिलेक्ट करता है कि जो इंडस्ट्री में ज्यादा स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लानिंग को जो स्टडी किया है उसने इकोनॉमिक एनालिसिस में, उसके चलते जो आने वाली, लाइक मोदी जी आ गए, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बट ऑब्वियस था, उसकी पॉलिसीज में दिख रहा था, उनकी पॉलिसीज में। तो कोई भी एनालिस्ट पहले देखेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनीज है उस पर ज्यादा ट्रस्ट करो, वो सेक्टर को ज्यादा एनालाइज करो, वो सेक्टर में आने वाली कंपनियों को ज्यादा एनालाइज करो, राइट। वो सेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, गवर्नमेंट उनको ज्यादा अच्छा
एक्सपोजर देगी, स्पेस देगी, टैक्स हेवन देगी, टैक्स हॉलीडेज देगी। परफेक्ट। वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वो सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। परफेक्ट। तो ये हो गया सेक्टोरियल और इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस। उसके बाद वो सेक्टर्स में कितने कंपनीज है वो कंपनी का एनालिसिस करेगा। EI, राइट। अभी समझो बैंकिंग सेक्टर एक एनालिसिस कर रहा है कोई भी एनालिस्ट, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर में जितने भी कंपनी, जितने भी बैंक्स है, वो सबका वो एनालिसिस करेगा, उसका स्वॉट एनालिसिस करेगा, राइट। और उसमें से जो बेस्ट कंपनीज है, मतलब बेस्ट बैंक्स है, उसको वो एनालिस्ट सिलेक्ट करेगा और उसमें उसका फेयर वैल्यू को कंपेयर करके, फेयर वैल्यू को करंट प्राइस से कंपेयर करके वो बैंक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना या नहीं करना वो डिसाइड करेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज नॉट सो इजी, इट्स वेरी 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 लेंथी। हर कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकता है दोस्तों, राइट। फंडामेंटल एनालिसिस जनरली वही बंदा या वही ट्रेडर या वही क्या बोलते हैं पर्सन सिलेक्ट करता है जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना है और उस शेयर में लगे रहना है, राइट दोस्तों। परफेक्ट, समझ गए, राइट। लेकिन एज अ ट्रेडर मैं फंडामेंटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं वैसा नहीं है, ज्यादा मैं उसमें नहीं खपाता हूं, राइट। बिकॉज मैं ट्रेडर हूं, राइट। आई एम अ ट्रेडर। और इन्वेस्टर बनो बोलने जाऊं तो मैं प्रोएक्टिव इन्वेस्टर हूं। तो मुझे जो जो जरूरत है मैं उतने में ही वो चीज फंडामेंटल बैलेंस शीट फाइनेंशियल में देख लूंगा, कुछ न्यूज है क्या नहीं देख लूंगा, दैट्स इट। आई हैव टू कीप ट्रैक। अगर मुझे सक्सेसफुल प्रो ट्रेडर होना है तो मुझे फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी तो रखनी पड़ेगी, बस इतना डीप नहीं जाऊंगा, राइट। बिकॉज अभी फिनेंशियल बोलते हैं, फिनेंशियल कौन बनाता है? पर्सन ही बनाता है, ह्यूमन बीइंग ही बनाता है। तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। मिस्टेक या मैनिपुलेशन, जो वर्ड देना हो दे दो, हो सकता है। मैनिपुलेट हो सकता है। मतलब सिर्फ फिनेंशियल की कंडीशन देख के अगर हम किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो सेफ है। मैं फिनेंशियल को कुछ बोल नहीं रहा हूं, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन एज अ ट्रेडर मैं उसको ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूं, दैट्स इट। परफेक्ट। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको जरूर से फंडामेंटल एनालिसिस चेक करना, राइट दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात कर ली, राइट। अभी स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे फेवरेट टॉपिक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, राइट। फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस, राइट दोस्तों। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट कर लीजिए और बाजू में दिए गया बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिलते रहे दोस्तों, राइट। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विथ ठक्कर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।